देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज 17 सितंबर है, यौम इंज़िमाम हैदराबाद। आज ही के दिन हैदराबाद को भारत में ज़म किया गया था। आज के इस प्रोग्राम में हम जर्नलिस्ट शोएबुल्लाह खान के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने रियासत हैदराबाद को भारत में ज़म करने के लिए आवाज़ उठाई थी। तो आज की टॉपिक है जर्नलिस्ट शोएबुल्लाह खान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। साल 1948 में एक उर्दू सहाफ़ी के कत्ल ने हिंदुस्तान को आमिरियत के खतरात से खबरदार किया। सियासी जमातें अब भी शोएबुल्लाह खान की मीरास को पुकारती हैं, लेकिन उनका कत्ल हमें इख्तिदार के लिए सच बोलने के खतरात की याद दिलाता है। 17 सितंबर 1948 को हमलावर हिंदुस्तानी फौज ने हैदराबाद की शाही रियासत का कंट्रोल छीन लिया, जिसने पिछले साल अंग्रेजों के बर्र सगीर छोड़ने के बाद यूनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस तारीख को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने के मंसूबों का ऐलान किया है और कहा है कि वो इस तकरीब को मनाने के लिए साल भर की तकरीबात का एहतमाम करेगी। इसके जवाब में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को लेटर्स भेजे, जिसमें तजवीज़ किया गया कि 17 सितंबर को कौमी एकजहती के तौर पर तस्लीम किया जाए। इंज़िमाम का दिन उन्होंने इस्तदलाल किया कि शाही रियासतों के इंज़िमाम में मुतअल्लिक़ुल उनान हुक्मरानी से आज़ादी से ज़्यादा शामिल है। अपने लेटर में ओवैसी ने एक उर्दू ज़बान के सहाफ़ी शोएबुल्लाह खान का नाम उठाया, जिसने ज़बरदस्ती हैदराबाद की सियासी इंज़िमाम की वकालत की और अगस्त 1948 में उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति, कांग्रेस और बीजेपी ने इसका जिक्र नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टियां और दिगर धड़े भी वक्तन फ़वक्तन शोएबुल्लाह खान का नाम लेते हैं। मकतूल सहाफ़ी की मीरास के सियासी दावों के दरमियान एक अहम हकीकत अक्सर ढकी छुपी रहती है। उनके कातिल फरार हो गए। ये एक बार फिर इख्तलाफी आवाज़ों को खामोश करने, आज़ादी सहाफ़त पर हमलों और मुआशरे पर सर्द मोहरी के असरात की तारीख की निशानदही करता है। शोएबुल्लाह खान की कहानी, उनका कत्ल और इसके नतीजे में होने वाला मुकदमा आज़ाद हिंदुस्तान के शोरिश ज़दा इब्तदाई सालों और आमिराना ताकत के खतरात के बारे में अहम बसीरत पेश करता है। 22 अगस्त 1948 को सुबह 1 बजे के करीब 28 साला शोएबुल्लाह खान और निज़ाम कॉलेज के 16 साला तालिब इल्म बरगोला नरसिंह राव ने उर्दू के दफ्तर आमरोज़ में मुख्तलिफ मामलात पर अपनी मामूल की गुफ्तगू ख़त्म की। रोज़ाना जो काचीगुड़ा इलाके में नौजवान के ख़ानदानी घर से बाहर चलती थी। जैसा कि नरसिंह राव ने साल 2014 में उस मुसन्निफ़ को याद किया, उन्होंने शोएबुल्लाह खत-ए-वफ़ाक़ के एडिटर के जाने की ख्वाहिश की। सिर्फ थोड़ी देर बाद एक हंगामा सुनने को मिला। घरेलू मुलाजिम जब बाहर निकल कर देखा, तब शोएबुल्लाह और उनके बहन भाई को सड़क पर खून में लथपथ पड़ा देखा। उन्होंने 4 आदमियों को वहां से भागते हुए भी देखा। शोएबुल्लाह को पीछे से गोली लगी थी और उनके हाथ कलाई से कट गया था। उनके बहन भाई लेलन या इस्माइल खान पर भी तलवार से हमला किया गया था और उनका बहुत खून बह रहा था। नरसिंह राव वाज़ेह तौर पर अपने दोस्त के कटे हुए हाथ को करीब से तलाश करने और उन्हें अपने हाथ में उठाना याद करते हैं। शदीद ज़ख्मी शोएबुल्लाह ने अपने नौजवान दोस्त को यह कहते हुए अलविदा किया, बाबू मैं जा रहा हूँ, दोस्त मैं जा रहा हूँ। कुछ घंटे बाद उस्मानिया जनरल अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस्माइल खान कटे हुए बाजू के साथ बच गए और बाद में अदालत में चश्मदीद गवाह के तौर पर गवाही दी। तकरीबन 8 दिन पहले इत्तेहाद के सरबराह सैयद कासिम रज़वी, जिन्होंने तंजीम की रज़ाकार मलेशिया को फ़िरक़ावाराना अस्करियत पसंदी में इजाफा किया था, उन्होंने खुलेआम कहा था कि हाथ उनके खिलाफ लिखने वालों के और हैदराबाद की आज़ादी की मुखालिफत करने वालों के काट दिए जाएंगे। ऐसा लगता है कि ये शोएबुल्लाह की तरफ इशारा किया गया था, जो निज़ाम की इंतज़ामिया और इत्तेहाद की पॉलिसियों के सख्त नाक़िद थे। वो कहते हैं, 1990 में आन जहानी उर्दू स्कॉलर और अदबी शख्सियत मगनी तबस्सुम ने फिल्म साज दिवाकर एस नटराजन की बनी हुई 1948 के हंगामा खेज़ वाक़यात पर एक नायाब और इंतहाई बसीरत से भरपूर दस्तावेज़ी फिल्म में नज़र आते हुए कहा कि बहुत कम लोग शोएबुल्लाह की गैर जानिबदाराना हक़ाइक़ पर मुबन्नी सहाफ़त का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ हफ्तावार अखबार
ताज से किया था, जिस पर निज़ाम हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद वो रोजनामा रैयत में चले गए, जिसे रियासती कांग्रेस लीडर मंडोमाला नरसिंह राव ने शाया किया। जब रैयत पर भी पाबंदी लगा दी गई तो शोएबुल्लाह ने नवंबर 1947 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के बानी रुकन और नरसिंह राव के चचा बरगोला रामकृष्ण राव की सरपरस्ती में आमरोज शुरू किया। इस अरसे के दौरान 7 सरकर्दा मुस्लिम अवामी ओहदेदारों और शख्सियात का एक ग्रुप हैदराबाद की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल से बहुत परेशान था, क्योंकि यह गहरी फिरकावाराना दरार, बढ़ते हुए तशद्दुद और निज़ाम की इंतजामिया पर रजाकारों की गिरफ्त से भरा हुआ था। उन्होंने 13 अगस्त 1948 को तरक्की पसंद उर्दू रोजनामा बयान में निज़ाम को एक अपील जारी की, जिसमें रजाकारों पर पाबंदी और रियासत के हिंदुस्तान के साथ इंज़माम का मुतालबा किया गया था। प्रोपेगेंडा करने वाले उर्दू प्रेस ने इस ग्रुप को गद्दार और ख़त को साजिश करार दिया। परचम के एडिटर ने मशवरा दिया कि उन्हें गोली मार दी जाए। बेशुमार इशाअतों के जरिए हिस्टेरिया और इश्तियाल अंगेज जज्बों की फिजा को परवान चढ़ाया गया। जैसा कि नरसिंह राव ने जोर देकर कहा, शोएबुल्लाह का कत्ल हैदराबाद में गहरे सियासी और समाजी बहरान के तनाजुर में एक अहम मोड़ है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया और एक मुतजाद हैदराबाद के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। बुनियादी तौर पर आंध्रा महासभा कम्युनिस्ट लीडरों और कांग्रेस के कारकुनों के साथ साथ आर्य समाज और हिंदू महासभा के दिगर सियासी रंगों के साथ एक बढ़ते हुए तसादमाती इत्तेहाद और एक गुमराहकुन मुतजाद बादशाही हुक्मरान की तरफ से चलाई जाने वाली मुस्तकिल आमरीयत मुखालिफ तहरीकों का मुकाबला किया गया। शोएबुल्लाह के कत्ल ने इंतहाई अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की निशानदही की, जो कि रजाकारों की तरफ से फरोग दी गई थी। 7 सितंबर 1948 को दस्तूर साज असेंबली से खिताब में सफ़ाकाना कत्ल और हाथ काटने का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हैदराबाद बर्बरियत की हालत में डूब रहा है और ये बिगड़ती हुई सूरत हाल आसतन फौजी कार्रवाई की वजह थी, जो 6 दिन बाद सामने आना था। शोएबुल्लाह के कत्ल की खबर नेशनल प्रेस में आई। दरियासना निज़ाम की हुकूमत ने पयाम अवामी अपील पर दस्तखत करने वालों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया और दूसरों की पेंशन मुअत्तल कर दी गई। मज़ीद सहाफ़ियों को धमकियां मौसूल हुई कि उनका भी शोएबुल्लाह जैसा अंजाम होगा। पयाम के एडिटर अख्तर हसन को एक दोस्त ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और कुछ ही अरसे बाद उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी गई। एक सुस्त आगाज़ के बाद पुलिस ने अक्टूबर 1948 में कई गिरफ्तारियां की और एक मुलजिम को मंजूरी देने के लिए मुआफ़ी मिल गई। 27 जुलाई 1949 को 3 रुकनी खुसूसी ट्रिब्यूनल के सामने हैदराबाद के एडवोकेट जनरल ने 5 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें सैयद कासिम रजवी को शोएबुल्लाह खान के कत्ल के लिए उकसाने का बुनियादी मुलजिम था। जैसा कि इस्तग़ाज़े का इल्ज़ाम है, रजवी ने मंजूरी देने वाले सैयद मोहम्मद खादिर मोहिउद्दीन असीर पर गालिब आकर कुछ बहादुर नौजवान रज़ाकार वफादारों को भर्ती किया, जो शोएबुल्लाह खान को कत्ल करने के लिए तैयार थे, और उसके मुताबिक 2 नौजवानों अब्दुल मुनीम खान और मोहसिन रजा को यह काम सौंपा गया। 2 मुलजिमान फरार हो गए। मुबैना साजिश के तहत रजवी ने अपने साथी डी कैम सज्जाद हुसैन को जुर्म से 1 हफ्ता पहले एक पिस्तौल असीर के हवाले किया था। आर्काइवल दस्तावेज़ात से पुलिस की समझौता शुदा तफ्तीश और इंतजामी मसाइल से 2-4 अदालती अमल की क़यास आराइयाँ ज़ाहिर होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे के आगाज़ में ही अदालत की ज़बान का मामला हल होना था। स्पेशल ट्रिब्यूनल को तर्जुमे और शवाहिद रिकॉर्ड करने के तरीक़े के लिए इंतजाम करने थे, क्योंकि हैदराबाद की अदलिया की ज़बान उर्दू थी। अंग्रेज़ी में कार्रवाई को आसान बनाने के लिए हुकूमत हैदराबाद ने खुसूसी ट्रिब्यूनल के ज़वाबित में तरमीम की। रज़वी ने लंदन के बैरिस्टर जे रॉबर्ट्स न्यूरमबर्ग ट्रायल में बरतानिया के दूसरे प्रोसिक्यूटर की खिदमत हासिल की, जिन्होंने अपने जूनियर जे.ई. लीग के साथ हैदराबाद बार में इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर की। उनकी दरख्वास्त को हैदराबाद लीगल प्रोडक्शनर्स एक्ट के क़वायद के मुताबिक मुस्तरद कर दिया गया, जिसके तहत वकला का उर्दू ख़वानिदा होना ज़रूरी था। इसके नतीजे में हैदराबाद के साबिक़ वज़ीर ख़जाना मोइन नवाज़ जंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एक शिकायत में हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रज़वी के मुनसिफ़ाना दिफा के लिए कोशिशों को रोक रही है, लेकिन इस पर शदीद तनक़ीद की गई। रज़वी को हुकूमत के खर्चे पर अपना दिफाई वकील मुंतखब करने की इजाज़त दी गई थी। 19 अगस्त को मंजूर कुनिंदे की जिराह के दौरान अदालती कार्रवाई में अदालती मुतरजमीन की तरफ से की गई हंगामा आराई की वजह से खलल पड़ा। स्पेशल ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जे.ए. पिंटू ने फिर प्रेस और आवाम को इस काम में मदद करने की दावत दी। बिलाखिर एक पुलिस अफसर ने रज़ाकाराना तौर पर काम शुरू किया और मुकदमा दोबारा शुरू कर दिया गया। इस सब के दरमियान 27 सितंबर 1948 की खबर में कहा गया कि शोएबुल्लाह के वालिद, जो अपने बेटे की बेहुरमती के खौफ से उसकी खबर पर बंदूक लेकर पहरा दे रहे थे, फौजी गवर्नर की तरफ से ऐसा करने के कहने के बाद हथियार डाल दिया। शोएबुल्लाह की वालिदा ने प्रेस को बताया कि
انہوں نے اپنے لال یعنی اپنے بیٹے کے لیے کوئی آنسو نہیں بہائے جب سے ان کے پاس ایک اور تھا۔ 11 ستمبر 1950 کو خصوصی ٹریبونل نے تینوں ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ ملزم نے حیدرآباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس RS نائک کی زیر قیادت ڈویژن بینچ کے سامنے اپیل کی۔ ایک سخت رائے میں عدالت نے پولیس کی تفتیش اور استغاثہ کے کیس میں سستی پائی اور یہاں تک کہ دوبارہ مقدمے کی سماعت کے امکان کو بھی قبول کیا۔ اسماعیل خان کے عینی شاہد کے بیان میں تضاد کی نشاندہی، شناختی پریڈ، تفتیش اور الزامات کے اندراج میں تاخیر، پستول پیش کرنے میں ناکامی، حملہ آوروں کی جانب سے استعمال ہونے والی تلوار کے حوالے سے شکوک، دو ملزمان کے اعترافی بیانات سے مکر گئے۔ کچھ چابی کی عدم موجودگی، عدالت کے سامنے گواہوں نے چیف جسٹس نے اس بات میں بھی ملی بھگت کا شبہ ظاہر کیا کہ تفتیشی افسران جس حکومت کی خدمت کر رہے تھے اس سے زیادہ رضاکار تنظیم کے وفادار تھے۔ نتیجتاً عدالت نے تینوں ملزمان کو بری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھناؤنا قتل کچھ رضاکاروں نے کیا تھا اور ایسا مواد موجود ہے کہ تمام ملزمان یا کم از کم ان میں سے کچھ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاستوں کی وزارت اور حیدرآباد حکومت کے درمیان رابطے مزید پیچیدگیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ قائم مقام وزیر اعلیٰ MK ویلوڈی نے اپنے سول سروس کے ساتھی NM بوج کی پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری اور کارروائی کی سفارش کے جواب میں کہا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر BL ایتھراج نے استغاثے کو انتہائی احسن طریقے سے چلایا تھا اور ہائی کورٹ کی طرف سے سزاؤں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نچلی عدالت میں کیس بری طرح یا غیر مؤثر طریقے سے چلا گیا تھا۔ مزید برآں حیدرآباد کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندرونی تحقیقات اور پولیس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چیف جسٹس کی تنقیدوں کی ایک نقطہ بنقطہ تردید ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جج نے پورے کیس کے بارے میں پہلے سے طے شدہ رائے سے آغاز کیا تھا۔ معزز ججوں کی طرف سے تنقید کا حجم صرف ذاتی علم کا نتیجہ تھا یا ریکارڈ پر مبنی نہیں تھا۔ تنقیدوں اور حیدرآباد کی تردیدوں کا قریبی مطالعہ اس معاملے کی پیچیدگی کے اضافی تہوں کو ظاہر کرتا ہے، جس سے بہت زیادہ ابہام اور سازش شامل ہوتی ہے۔ اگست 1953 میں ہونے والی مزید بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کیس کو پیچھے کے لیے بے نتیجہ سمجھا گیا اور بند کر دیا گیا۔ برگولا نرسنگ راؤ، جو ایک ممتاز طالب علم، رہنما، تلنگانہ جدوجہد کے سیاسی کارکن، آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر اور 1955 کی بنڈونگ کانفرنس میں اسٹوڈنٹ ڈیلیگیٹ آرگنائزیشن بن گئے۔ انہوں نے اپنے دوست شعیب اللہ خان کے بارے میں بات کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، جس کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے آخری سالوں میں M.N. رائے کی ریڈیکل ہیومنزم کے خیالات کے قریب تر ہو گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ دیواکر S. نٹراجن کی مذکورہ بالا فلم سے پتہ چلتا ہے، نرسنگ راؤ نے 21 اگست 1948 کی اس خوفناک رات کو فرار ہونے والے ایک آدمی کو پہچان لیا۔ کسی استغاثے کے گواہ کے طور پر نہیں بلایا گیا۔ یہ معلوم نہیں کہ ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا یا نہیں۔ برگولا نرسنگ راؤ کا جنوری 2021 میں انتقال ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ شعیب اللہ خان کی وراثت کی تخصیص اور 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد کے ہندوستان یونین میں انضمام سے کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے قتل کی سزا نہیں ملی، تاہم ان کی جرأت اور بے خوف صحافت ہمیں جمہوری نظریات، آزادی اظہار اور آزادی پریس کے اہم کردار کی یاد دلاتی ہے۔ ان کا قتل ہمیں اقتدار کے سامنے سچ بولنے کے خطرات کی یاد دلاتا ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔